हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉमर्स की लगभग सभी क्लासेस में यूज़ होता है ये टॉपिक। जैसे 12th क्लास में ये बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एक चैप्टर है, यूनिट है, और ग्रेजुएशन वगैरह में आपका एक अलग सब्जेक्ट ही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम के नाम से। इस तरह से सीए, सीएस, सीएमए और जितने भी अलग कोर्सेज हैं मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, सब में ही एफएम सब्जेक्ट ज़रूर आता है। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज की सभी के लिए हेल्पफुल है। और आज की इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, मैंने बता दिया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए कंटेंट तैयार कर लिए हैं। पहले इसकी मीनिंग समझेंगे, रोल, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, फाइनेंशियल डिसीजन को फाइनेंस फंक्शन भी बोलते हैं, और फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये 5 कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और फाइनेंशियल मैनेजमेंट या एफएम के बारे में आज के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि आज की वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले समझते हैं मीनिंग क्या है इसकी। मीनिंग ऑफ एफएम। एफएम मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, उसको फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं या फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, फाइनेंस को मैनेज करता है, मतलब एफएम, उसी के काम को हम एफएम कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या करना होता है इसके अंदर, मीनिंग क्या है। देखो, आप जब एक बिज़नेस स्टार्ट करते हो या बिज़नेस अपना बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है किसकी, फाइनेंस की। फाइनेंस मीन्स धन, फंड चाहिए आपको। तो फाइनेंस को हिंदी में हम धन बोलते हैं या वित्त बोलते हैं, और मैनेजमेंट को हम हिंदी में प्रबंध बोलते हैं। तो धन या वित्त का प्रबंध करना क्या है, एफएम कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि बिना धन, बिना वित्त के कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए बिज़नेस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें फंड चाहिए। और फंड बहुत ज़्यादा पेरिशियस, बहुत ज़्यादा रेयर, स्केर रिसोर्सेज है। कोई इंसान ऐसा है जिसके पास धन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो, या किसी के पास अलादीन का चिराग हो और जितना धन चाहिए उसको उतना ही वो जिन ला के आपको दे देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए धन जो है लिमिटेड है, और धन को लिमिटेड होने की वजह से इसका ना ऑप्टिमम यूज़ बहुत ज़रूरी है, मतलब किफ़ायती समझ रहे हो आप। मतलब एक तरह से मैं कहूँ आपको, कंजूस बन के यूज़ करो, सोच समझ के यूज़ करो, धन की बर्बादी ना होनी चाहिए। जब हम धन की वेस्टेज और बर्बादी को रोकते हैं तो उसे बोलते हैं ऑप्टिमम यूज़ या किफ़ायती यूज़। तो एफएम के अंदर हम ये सुनिश्चित करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा जो फंड है, फाइनेंस है, उसका ऑप्टिमम यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, किफ़ायती प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हमने जो धन प्राप्त करा है वो भी वहाँ से प्राप्त करें जहाँ पे हमें सस्ती दर पर धन मिले। मतलब एफएम के अंदर हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितना फ़ंड चाहिए, और दूसरा ये प्राप्त करते हैं, दूसरा ये डिसाइड करते हैं कि ये फ़ंड कहाँ से आ सकता है। फिर उन सोर्सेज़ की आइडेंटिफिकेशन, मतलब उन सोर्सेज़ की पहचान करना, उन पहचान वाले सोर्सेज से धन को इकट्ठा करना और धन को बिजनेस में इन्वेस्ट करना, असेट्स खरीदना, आपको प्लॉट खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, प्लांट मशीनरी खरीदना, इस सब में इन्वेस्टमेंट करना, डिसीज़न लेना इन्वेस्टमेंट का, यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको मीनिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज रिलेटेड विद द एक्विजिशन ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। फंड को कहाँ से इकट्ठा करना है, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, फंड कहाँ से इकट्ठा होता है, ज़रा ये समझ लें। इसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड बोल लो आप, या फाइनेंस। कहाँ से आप इकट्ठा कर सकते हो फंड को। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर से ले सकते हो, प्रेफरेंस शेयर। तीसरा होता है आपका डिबेंचर्स, जिसे हम डेट बोलते हैं। चलो, डिबेंचर्स। बैंक लोन भी आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब रिटेन अर्निंग का मतलब होता है आप अपने ही प्रॉफिट को बचा के रखो, इकट्ठा अलग करो। रिटेन मतलब इकट्ठा कर लो,
साइड कर दो, अलग रख दो, और उसी पैसे को अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर लो जब ज़रूरत पड़े आपको। तो रिटेन अर्निंग, इक्विटी शेयर इशू करके आप ले सकते हो फंड, प्रेफरेंस शेयर इशू करके ले सकते हो, डिवेंचर्स से ले सकते हो, बैंक लोन है, और आपके पास रिटेन अर्निंग भी एक सोर्स है। दोस्तों इन सोर्सेज से का पता लगाना, किस सोर्सेज से सस्ती दर पर धन मिल सकता है फंड हमको, और उनसे धन इकट्ठा करना और उस धन को इन्वेस्ट करना बिजनेस के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना, ये एफएम का काम है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया एफएम क्या है। चलिए आपकी मीनिंग तो कंप्लीट हो गई आपके सामने। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए आप, एक कंपनी के लिए इक्विटी शेयर इशू करना, समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। इक्विटी शेयर जो होती है, ये जो कैपिटल होती है, सबसे महंगी कैपिटल होती है, सबसे महंगी, सबसे ज़्यादा कॉस्टली, और डिवेंचर्स एंड लोन सबसे सस्ती कैपिटल होती है कंपनी के लिए। ठीक है, अगर आपको सस्ता फंड चाहिए तो डिवेंचर्स और बैंक लोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी बात समझिए, अगर रिस्क की बात करें, मैंने बता दिया, रिटर्न की बात बता रहा हूँ मैं, रिटर्न या कॉस्ट बोल लो आप, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इक्विटी शेयर्स हैं वो सबसे महंगे हैं, उसके बाद इनका नंबर आता है। ये दोनों महंगे हैं, पहले सबसे महंगा ये है, फिर ये है। और अगर मैं सस्ती की बात करूँ तो ये दोनों सबसे सस्ती कैपिटल होती है ना। और अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो ये बहुत कम रिस्की, मतलब इनमें रिस्क नहीं होता, कंपनी के लिए ये सबसे कम रिस्की होती है कैपिटल। इसका मतलब अगर आपकी कंपनी रिस्क से बचना चाहती है तो इक्विटी शेयर का यूज़ करे या प्रेफरेंस शेयर का यूज़ कर सकती है। और अगर रिस्क यूज़ करना, अगर आप रिस्क लेने की स्थिति में हो, रिस्क उठा सकते हो, तो फिर आप डिवेंचर या बैंक लोन का यूज़ करें। दोस्तों रिस्क कैसे है, ज़रा इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। डिवेंचर या बैंक लोन रिस्की क्यों है और इक्विटी शेयर रिस्की क्यों नहीं है। आप एक बिज़नेस शुरू करते हो और एक बिज़नेस में 10 लोगों को आप अपने साथ बिज़नेस में मिला लेते हो, मालिक बना लेते हो। तो जो 10 मालिक हैं उनको हम शेयर होल्डर या उनके पैसे को हम शेयर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपके फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है या कम प्रॉफिट हुआ है तो आप जो 10 मालिक हो, ओनर हो, वो कम प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा बांट लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विटी शेयर एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा है बट कम हुआ है तो कोई बात नहीं, हम कम से कम चला लेंगे। इसलिए इक्विटी शेयर बहुत महंगा होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन की बहुत ज़्यादा होती है। मगर डिवेंचर या बैंक लोन, जब आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक आपको पहले ही बता देगा कि हम 10% एक साल का आपसे ब्याज लेंगे। तो ये तो 10% की इनकी एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए ये सस्ता हुआ। और एक बात और, 10% में भी इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको। अगर 10% आपको बैंक को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं और अगर आपके सरकार आपसे 30% का टैक्स ले रही है तो इसका मतलब ये हुआ 10% नहीं बचा, एक्चुअली है 0.7, इसका मतलब 7% हो गया, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। 10% वाली रेट 7 बन गई है तो हो गया ना सस्ता। ठीक है, अब मैं रिस्क की बात करता हूँ। मान लो आपकी फर्म को प्रॉफिट बहुत कम हुआ है या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो जो मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल मेहनत करते हैं, इस साल, अगले साल हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो अगले साल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हो सकता है एक साल प्रॉफिट ना हुआ हो, ठीक है, लॉकडाउन की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस चल पाया, डोंट वेरी, नो प्रॉब्लम, अगले साल अब मेहनत करते हैं, अगले साल प्रॉफिट कमाएंगे। तो इनकी ठीक है, इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम लोग इस साल वेट करते हैं। ठीक है, मगर डिवेंचर और बैंक लोन में क्या होगा, आप बैंक के पास पहुंचते हो या डिवेंचर होल्डर से बोलते हो सर इस साल हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। आप बैंक के पास जाओ, आपसे बैंक से बोलो सर आपने मुझे लोन दिया था, मैं आपका ब्याज नहीं चुका सकता क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो बैंक क्या कहेगा, हमें क्या मतलब है भाई प्रॉफिट है या नहीं है, हमें तो अपना इंटरेस्ट चाहिए, यही तो बात होगी। जो आपको पैसा दे रहा है ब्याज पर, इंटरेस्ट पे जो आपको मनी दे रहा है, पैसा दे रहा है, फाइनेंस दे रहा है, क्या वो इस बात पे डिपेंड है कि आपको प्रॉफिट होगा तो आप उसे ब्याज दोगे? नहीं ना। वो कहेगा भाई एक काम करो आप, अगर आपको के पास फंड नहीं है, इकट्ठा पैसा नहीं है देने का, तो आप एक काम करो, अपनी जो आपने हमें ज़मानत दी थी, आपने जो अपने बिल्डिंग के कागज़ जो हमारे पास रखे थे वो बिल्डिंग बेच देते हैं। समझ आई बात?
तो किसका मतलब बैंक को तो लोन पे इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, और इंटरेस्ट के साथ साथ अपना पैसा भी वापस चाहिए। आपका बिजनेस चल रहा हो नहीं चल रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप नहीं दोगे, उसके ज़बरदस्ती करोगे, तो वो कोर्ट में पहुंच जाएगा, आपके खिलाफ केस कर देगा और कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि काम करो भाई, अपनी बिज़नेस बंद करके इनका पैसा रिटर्न कर दो। तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो गया नहीं हो गया। इसका मतलब डिबेंचर और बैंक लोन आपके बिज़नेस को ख़त्म करा सकता है, इसलिए दैट इज़ मोर रिस्क। आई समझ बात? अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगला दोबारा समझो। अगर आपको रिस्क से बचना है तो डिबेंचर और बैंक लोन का यूज़ बिल्कुल ना करें, आपकी इक्विटी शेयर का यूज़ करें या प्रेफरेंस शेयर का यूज़ करें, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कॉस्ट से बचना है तो आप इक्विटी शेयर का यूज़ ना करें, इन दोनों का यूज़ करें। मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कम कॉस्ट करना रखना चाहते हैं या कम रिस्क रखना चाहते हैं। कम रिस्क है, आपको कम रिस्क पसंद है तो आप डिबेंचर और बैंक लोन का यूज़ बिल्कुल ना करें, इक्विटी शेयर का यूज़ करें। आपको ज़्यादा रिस्क पसंद है मगर कॉस्ट कम रहनी चाहिए तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों का यूज़ करें, इसका यूज़ कम करें, ठीक है। समझ आइए बात। बट एक बात याद रखना, कोई भी कंपनी बिना इक्विटी शेयर के नहीं चल सकती, थोड़े तो इक्विटी शेयर लेने पड़ेंगे ही। हाँ, डिबेंचर और बैंक लोन हो सकता है ना लो, मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मालिक तो चाहिए ना, ओनर तो चाहिए ना। हाँ, उसका पैसा कुछ ना कुछ तो लगेगा ना। तो इसका मतलब विदाउट ओनर या ओनर के पैसे ज़ीरो हो सकते हैं क्या? ऐसा पॉसिबल है? आंसर है नो। इसलिए थोड़ी इक्विटी तो चाहिए, बाकी आप डिबेंचर या लोन से काम चला लो। बट क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल बैंक से ही लोन लेके पूरा ब्याज भी पैसे लगा के हमने बिजनेस शुरू करा? ऐसे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। थोड़ा तो अपना पैसा चाहिए, ठीक है। मतलब एक फर्म ऐसी हो सकती है जिसमें 100% इक्विटी हो, बट कोई फर्म ऐसी नहीं हो सकती जिसमें 100% डिबेंचर या बैंक लोन हो, ठीक है दोस्तों। समझ आ गई बात? बहुत अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए रोल की बात करते हैं। रोल ऑफ एफएम, भूमिका बोलते हैं हिंदी में इसको, रोल एफएम। एफएम की क्या भूमिका है दोस्तों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक फर्म के अंदर जो भूमिका होती है बहुत बड़ी होती है, रोल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसको मैं आपको कुछ 2-4 एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे बड़ा रोल होता है इसका कि फंड को अरेंज करना। दोबारा सुनो, सबसे बड़ा रोल होता है इसका फंड की एक्सपेक्टेशन करना, एस्टिमेशन करना, फ़ंड कितना चाहिए, कहाँ से आ सकता है। सबसे पहला रोल है इसका फ़ंड की एस्टिमेशन करना, कितने फ़ंड की ज़रूरत है। दूसरा रोल है इसको इस फंड को अरेंज करना, कहाँ से अरेंज करेगा, मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताए हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा रोल है इसका जो फंड आ गया उस फंड को इन्वेस्ट करना सिक्योरिटीज़ के अंदर, बिल्डिंग में कितना लगेगा, प्लांट मशीनरी में कितना लगेगा, डेटर्स को कितना उधार दे सकते हैं हम, स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना है, मटेरियल कितने का खरीदना है, ये सब डिसीजन कौन लेता है? एफएम लेता है, ठीक है दोस्तों। समझ आ गई बात? उसके बाद एक और रोल है इसका, जब फर्म का फर्म अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, जब फर्म के पास प्रॉफिट आ जाता है निकल के एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को, तो उस प्रॉफिट में से कितना पैसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। जब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसमें से फॉर एग्जांपल मान लो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना प्रॉफिट डिविडेंड देना है और कितना प्रॉफिट रिटेन करना है। मान लो कि आप डिविडेंड मतलब मालिकों को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना, मान लो आपने 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 70,000, तो आपने 30% रिटेन कर लिया फॉर फ्यूचर नीड्स। इस पैसों को दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब रिजर्व में कितना पैसा रखना है, डिविडेंड कितना देना है, ये भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया आपको रोल क्या है एफएम के, ठीक है। इसके बाद जो अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम। चलिए ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम, उद्देश्य क्या है एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कुछ बुकों में ये 2 ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। समझो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है ये,
ठीक है, ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आजकल इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए इसको हटा दिया गया है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को फिर भी मैं आपको लाइन में बता देता हूँ। मतलब मैंने बताया आपको डिबेंचर सस्ती कैपिटल होती है। अगर आपने डिबेंचर का यूज़ करा तो आपकी कॉस्ट घट गई, कॉस्ट घट गई तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। आपने इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह कर दी जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न आ रही है, कमाई आ रही है, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया। मगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, इसको समझिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी इंक्लूड है। कैसे? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है वेल्थ किसकी, ओनर की। शेयर होल्डर आर दी ओनर, शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं। कंपनी के ओनर्स की वेल्थ, वेल्थ मतलब उनकी जो कंपनी के अंदर जो वेल्थ है, उनकी जो कंपनी के अंदर जो इंटरेस्ट है, उनका जो कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को बढ़ाना, उस हिस्सेदारी को बढ़ाना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ आपको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम को कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, इस तरह से एफर्ट लगाने चाहिए ताकि कंपनी के शेयर्स के वैल्यू, शेयर्स की कीमत बढ़ती जाए। मार्केट में शेयर्स के भाव बढ़ेंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ के अंदर कि अंबानी की संपत्ति बढ़कर इतने करोड़ बढ़कर इतनी हो गई है, या फिर बिल गेट्स की संपत्ति बढ़कर इतनी हो गई है, या जेफ बेजोस वगैरह दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ऐसा कैसे हो रहा है? ये सिर्फ एफएम की वजह से ही हो रहा है। फाइनेंशियल मैनेजर का इस तरह से कोई वर्क कर रहा है जिससे उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, उनकी वेल्थ बढ़ रही है। जब आपको इसे इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और शेयर्स की का प्राइस जो है, जब मैंने इसे ख़रीदा था प्राइस था 100 रुपीज़। तो मेरी वेल्थ कितनी थी? मेरी वेल्थ थी 100 × 100 इक्वल टू 10,000 रुपीज़ की मेरी वेल्थ थी कंपनी के अंदर। आफ्टर 1 ईयर प्राइस जो होता है ना, प्राइस वो बढ़कर 120 हो गया है। तो मेरी वेल्थ कितनी हो गई है? वेल्थ हो गई है 120 इंटू में 100 शेयर्स है मेरे पास 12,000। मतलब मेरी वेल्थ 10,000 से बढ़कर 12,000 हो गई है, वेल्थ इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह से अंबानी की, इसी तरह से बिल गेट्स की और जेफ बेजोस की और जो इलन मस्क वगैरह जो हैं, इन लोगों की इसी तरह से शेयर्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से इनकी वेल्थ बढ़ती है। इस तरह से ये अमीर होते चले जाते हैं, दुनिया के अमीर आदमी बन जाते हैं। समझ आ गई बात? तो एफएम का मतलब ये हुआ कि एफएम का ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना। मतलब इस तरह से सिंपल सी बात है, फाइनेंस मैनेजर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कुछ नहीं करना है इसको, बस इस तरह से डिसीजन लेने हैं, इस तरह से काम करना है ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाए और बढ़ती चली जाए और इस साल से अगले साल और ज़्यादा बढ़े। इस तरह से इसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम एफएम का मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। समझ आ गई बात आपको? ठीक है दोस्तों, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद आता है फाइनेंशियल डिसीजंस। चलिए समझते हैं हम अपना फाइनेंशियल डिसीजंस, या डिसीजंस ऑफ एफएम भी बोल सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट के डिसीजन। दोस्तों फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो नॉर्मली, मेनली विद्वान बोलते हैं, उसके 3 काम होते हैं। 3 काम होते हैं, 3 डिसीजंस लेता है वो। पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसे हम बोलते हैं हिंदी में विनियोग डिसीजन या विनियोग निर्णय। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। दोस्तों मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का? मतलब क्या है, फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि जो हमारे पास फंड है या फंड आया है उस फंड को किस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो। सिंपल सी बात से मैं आपको समझाता हूँ। आपकी फर्म सोच रही है कि हम अपनी एक ब्रांच फरीदाबाद में ओपन कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसका डिसीजन कौन लेगा? एफएम लेगा।
एफएम क्या चेक करेगा, एफएम ये चेक करेगा जो हमारे पास फंड आया है, जो हमारे पास फंड है, इस फंड की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट। मान लो ये फंड हमने 12% की रेट से लिया है, 12% पर एनम। फिर ये सोचेगा कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी वहाँ पे, नया प्रोजेक्ट लगा दिया, नई फैक्ट्री लगा दी, तो वहाँ से कमाई कितनी होगी, अर्निंग कितनी होगी। अर्निंग को रिटर्न भी बोलते हैं, रिटर्न रेट कितनी होगी। मान लेते हैं यहाँ से हमको हो सकता है 20% की कमाई हो, तो बहुत अच्छी बात है। 12% का लगा के आप 20% कमा रहे हो तो सही है, इन्वेस्टमेंट कर देंगे हम। हो सकता है कमाई 10% ही हो, पहले से ही वो इस चीज़ की एस्टिमेशन करेंगे, पहले से ही इस चीज़ की एनालाइज करेंगे, तो फिर तो ये गलत डिसीजन है। मतलब 12% पे फंड लेके आप में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको कमाई 10% होगी, 2% का तो लॉस हो जाएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मान लो कि आपको एक मशीन ख़रीदनी है और मार्केट में आप पहुंचते हो, आपके पास वहाँ पे मार्केट में 3 मशीन अवेलेबल हैं, सबकी कॉस्ट अलग अलग है। ये 5 लाख की है, ये 3 लाख की है, ये 8 लाख की है, ठीक है, कॉस्ट अलग अलग है। और कॉस्ट के आधार पे तो आप डिसीजन नहीं ले सकते कि सस्ती मशीन है तो ये बेटर होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगी, पावर कितना देंगी, पावर कितना यूज़ करेंगी, और आपके लिए इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, प्रॉफिट किससे ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये तो बिजली बहुत ज़्यादा खाती है, हो सकता है ये बिजली इससे कम खाती हो और ये बिजली इससे सबसे कम खाती हो, ये इफ़ेक्टिव हुआ नहीं हुआ आपके लिए। दूसरी बात, इसका प्रोडक्शन की रेट बहुत कम है, इसकी प्रोडक्शन की रेट ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का डिसीजन लेने, इन चीज़ों का एनालाइज करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि किस मशीन में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आगे समझ बात आपको, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है फाइनेंस फंड। अब आपने सोचा कि आपको इस मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी है, अब आपको 8 लाख रुपये चाहिए। अब 8 लाख रुपये आएंगे कहाँ से, 8 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। 8 लाख रुपए अरेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे। जो ये एक्शन लेने पड़ेंगे इसी को बोलते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब आपको जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो फंड कहाँ से और किस तरह से अरेंज किया जाए, ताकि, और एक बात याद रखना, आपको सस्ती रेट पर अरेंज करना है, महंगी रेट पर अरेंज करने से बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, आप एक बिज़नेस शुरू कर रहे हो और आपको फंड नहीं मिल रहा कहीं से, और आपने मान लो अपने किसी पड़ोसी से, अपने किसी जान पहचान वाले इंसान से आपने फ़ंड ले लिया है, और मान लो उसने आपको 5% पर मंथ की रेट से आपको पैसा दिया। आपने 1 लाख रुपए लिया, उसने कहा भाई 5% में पर मंथ, पर महीना, 1 महीने के 5% में आपसे ब्याज लूँगा। तो 1 महीने का हो गया 1 लाख पे 5,000, 1 साल का हो गया 60,000 रुपये। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 60,000 रुपये आप 1 साल में कमा लेंगे। हो सकता है ना कमा पाएँ, तो बहुत महंगा फ़ंड हो गया आपके लिए, तो ये गलत डिसीजन है। आपके फर्म हो सकता है इस डिसीजन की वजह से बंद हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए फ़ंड को सस्ती से सस्ती रेट पर अरेंज करें। कहाँ से अरेंज कर सकती है, एक कंपनी के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर से ले सकते हैं, बैंक लोन, रिटेन अर्निंग। मतलब रिटेन अर्निंग मीन्स अपनी ही अर्निंग को, अपनी कमाई को जो पहले हमने बचा कर रखी है, सेविंग कर रखी है, उसको ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब का मिश्रण करती है कंपनी, इन सब से अरेंज करती है फंड। और याद रखना, सस्ती सस्ती रेट पर अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको प्रॉफिट और कमाई हो पाएंगे। क्योंकि इतना कंपटीशन का ज़माना है, शायद आप देखोगे कंपटीशन का ज़माना है, इनपुट्स महंगे होते जा रहे हैं, आपकी रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, सैलरीज बढ़ती जा रही हैं, लोगों की, एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ रही है, बट प्रोडक्ट के प्राइस नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसलिए आपको सस्ती रेट पर फंड अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सस्ती रहे, आपकी कॉस्ट सस्ती रहे और आपको कुछ प्रॉफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझ आ गया बात। फाइनेंसिंग डिसीजन समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, किस सिक्योरिटी में कितना करना, ये डिसीजन लेना। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब फाइनेंस कहाँ से अरेंज, फंड कहाँ से अरेंज किया जाएगा, मैंने अभी आपको 5 सोर्सेज बताए। ठीक है, तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड किया जाता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस प्रॉफिट का कंपनी प्रॉफिट के 2 हिस्से करती है। मैंने अभी आपको बताया था डिविडेंड, एक तो डिविडेंड देती है और एक रिटेन्ड करती है। देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि फाइनेंस के लिए सबसे अच्छा सोर्स ये है, अपने ही रिजर्व को यूज़ करो जो पहले से हमने बचा के रखा हुआ है। आप लोग भी तो ऐसा करते हैं, आपके फादर कुछ पैसे को सेव कर लेते हैं, फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो उस पैसे को यूज़ कर लेंगे। ऐसी कंपनी भी अपने पैसों को सेव करती है, फ्यूचर में नीड पड़ेगी तो उसको यूज़ कर लेंगे, उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं।
और बाकी पैसा क्या करते हैं हम, डिविडेंड दे देते हैं। डिविडेंड मीन्स, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट का पार्ट जिसके कंपनी या शेयर होल्डर्स में बांट देती है उसे डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? डिविडेंड का मतलब वो पैसा तो गया, रिटर्न का मतलब वो पैसा बच गया, इस पैसे को हम दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों आपको? इन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। ओके, अच्छा, फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय कुछ फैक्टर्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मैंने जब भी बताया था इस इन्वेस्टमेंट, चलो इस चीज़ को किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इसको छोड़ देते हैं। अब आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में डिसाइड कर लेना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये प्लानिंग होता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है, फाइनेंस मतलब फंड, फंड मतलब धन, पैसा। पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाएगा, कितना इकट्ठा किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, इसकी पहले से प्लानिंग करना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। दोबारा समझ लो आप, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पॉलिसी।